हेलो, गुड मॉर्निंग। थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। देखो, नेक्स्ट मंथ ना एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और एमटीएस का लगभग 12,500 वैकेंसी था, तो काफ़ी अच्छे सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है, 36 लाख के लगभग में। और अटेंडेंस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, मतलब 40-45% अगर अटेंडेंस हुआ भी तो 16-17 हज़ार लोग एग्ज़ाम देने जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका कंपटीशन ना सबसे नहीं है। जो लोग पढ़ाई करते हैं ना, सीरियस कैंडिडेट्स, उसमें आप देखोगे कि 2-2.5 लाख लोग होते हैं। हालांकि पढ़ाई तो 7-8 लाख लोग घर में कर रहा होता है, घर में, ट्यूशन में, कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस, ये वो। लेकिन टेस्ट सब लोग नहीं देता है। जब बात टेस्ट का आता है ना, तो सब लोग स्किप करता है। मतलब लोग सोचता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद टेस्ट दे। एक तरह से सोचो तो ये सही भी लगता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करे फिर टेस्ट दे। लेकिन ये सब एग्ज़ाम जो है ना, आप सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट देने के चक्कर में रहोगे ना, तो आपको ना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि एग्ज़ाम जो है ना, मतलब सिलेबस में रैंडम कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं पूछता है। कुछ मतलब जो टॉपिक्स है, पर्टिकुलर टॉपिक्स, फेवरेट टॉपिक हो चुका है एग्जाम का क्वेश्चन सेट करने वालों का, तो वो उन्हीं सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछता है। तो आप जब टेस्ट दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा, तो आपका ज़्यादा ध्यान उन्हीं सारे क्वेश्चंस पे जाएगा, ठीक है। तो आपका तैयारी ना 4 गुना पेज से होगा। तो टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दो, फिर आप पढ़ते रहो, पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ो, मैथ्स में, रीजनिंग में, फिर टेस्ट दे दो। लेकिन फिर देखो कि उसमें किस तरह क्वेश्चंस फ्रेम करना, वो टेस्ट देने से समझ में आएगा। तो टेस्ट अगर नहीं दोगे ना, तो तैयारी कितना भी कर लो, सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। आप रेस में थे ही नहीं कभी, ये मान के चलो। तो अभी भी बहुत नहीं है, आप तैयारी अगर हो चुका होगा आपका, तो ठीक ठाक है, अच्छी बात है। अब टेस्ट देना शुरू करो, फुल लेंथ टेस्ट दो। फुल लेंथ टेस्ट से तो और लोग डरता है, चैप्टर वाइज टेस्ट देगा, सेक्शनल टेस्ट देगा, लेकिन फुल लेंथ से लोग बचता है। क्योंकि एक साथ सारा का सारा पूरा सिलेबस का टेस्ट देना कहीं ना कहीं ये भी बड़ी बात है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, चूँकि ये बहुत डिजिटल है नहीं, तो यहाँ पे स्लाइड्स में क्वेश्चंस आएगा नहीं, आपके सामने क्वेश्चंस आपको दिखेगा नहीं, सॉल्यूशन दिखेगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करना है। अगर आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेते हो तो ये कूपन कोड लगाओ, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। और आप फुल लेंथ टेस्ट जो एमटीएस का है, लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे ओपन करो और टेस्ट दो, ठीक है। देखो क्या बनता है, कितना नहीं बनता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा ना, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आके देख लो, ठीक है। तो बात मानो, अगर अभी से एग्जाम तक आप डेली एक टेस्ट दोगे ना, तो आपका तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, बहुत अच्छे से हो चुका होगा, और आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई होगा। तो अगर कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा ना, तो आपका एग्जाम भी अच्छा होने वाला है। तो डेली आपको एक टेस्ट देना है, आप अभी से सोच लो और डेली एक टेस्ट दो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, क्वेश्चंस पढ़ूंगा, इंग्लिश में क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आपको हिंदी में समझा दूंगा, फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास जो है ना, अगर आप एग्जाम तक डेली देखते हो ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। मतलब अभी तक आप क्या तैयारी की हो, कितना किए हो, मुझे उतना उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना, तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आएगा ना, सिर्फ उसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता चलेगा, उससे रिलेटेड उस तरह का जितना क्वेश्चन आएगा ना, वो सारा आप बता दोगे, क्योंकि है ना, पढ़ाने का ही इंटेंशन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे कि पहले मैथ सेक्शन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मैथ्स में पहला क्वेश्चन आता है, एलसीएम फाइंड करो। देखो एमटीएस में ना इजी क्वेश्चन से आएगा, ठीक है। तो पहला एलसीएम फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन एलसीएम किसका, डेसिमल नंबर का, 0.126, 0.36 एंड 0.96, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो आप एलसीएम जैसे निकालते हो, डायरेक्ट निकाल दो, निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 126/1000, चूँकि यहाँ 1, 2, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाएं तो नीचे 1 के बाद 3 जीरो, यहाँ पे 36/100 और यहाँ पे 96/100। अब अगर इसका एलसीएम निकालना है ना, इसका एलसीएम, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 126, 36 और 96, और नीचे क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं, 1000, 100 और 100। देखो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा ना, तो फ्रैक्शन का एलसीएम का यही रूल है कि ऊपर वाले का मतलब अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे, है ना। न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे। अगर यहाँ पे एलसीएम है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। अगर यहाँ एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, बस। अब इसका अगर आप एचसीएफ लोगे ना, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेने का जो तरीका है, 36 और 96 आप डिवाइड करो, ठीक है। इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। देखो किससे डिवाइड होता है, 4 से, 26 से, 26 4 से नहीं होता है, 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 48। 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ पे 21, यहाँ पे 3 से 6 और यहाँ 3 से करेंगे तो 16। और फिर क्या करेंगे
कि यहाँ पे फिर से 3 से कर देते हैं तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 16 रहेगा, और फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, 7 8 56, 56 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो 6 36, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो 2016 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2016, नीचे इसका एलसीएफ एचसीएफ निकालना है। देखो एलसीएम में क्या निकालते हैं ना कि एलसीएम हम लोग सबसे छोटा नंबर निकालते हैं जो गिवन नंबर से, दिया हुआ नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब 2016 से छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इससे इससे और इससे तीनों से डिवाइड हो जाए। बड़ा हो सकता है 2016 गुने 2 मतलब 4032 है ना, 6048, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा। एचसीएफ में सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। इससे ऊपर वाले में एलसीएम में डिवाइड हो जाए, एचसीएफ में डिवाइड कर दे, तो इस सबसे बड़ा नंबर 100 होगा। क्योंकि 100 से बड़ा नंबर लेंगे तो उसे 100 से बड़ा नंबर 100 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। तो 100 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, और इसको भी 10 बार में डिवाइड कर देगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 20.16 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये देख लो, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस को लिखा गया है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में कैपिटल ब्रैकेट 2:2/3 माइनस 1/3 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 4:1/2 माइनस 3:1/2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कैपिटल ब्रैकेट। तो ऐसा नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करना जानते हैं ना। क्या करते हैं कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, तो वही करेंगे। 3 चौके 12 + 1 13 बटा में 3 है ना, डिवाइडेड बाय सेम करेंगे 3 दूना 6 2 8 बटा में 3, ठीक है, माइनस 1 बटा में 3, यहाँ पे 4 2 8 और 1 9 बटा में 2, माइनस 2 3 6 और 1 7 बटा में यहाँ पे 3 है, ठीक है, 7 बटा में 3। 2 होने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर 2 होता 4 1/2 3 1/2 होता तो 1 1/2 1.5 बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, चूँकि ये फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन है तो 9 3 27 2 7 14 इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और नीचे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 3 लिखेंगे 27 बटा में और 7 दूना 14, माइनस था तो माइनस और नीचे 2 3 6, ठीक है। ये होगा 1/3 माइनस 8/3, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट है। और यहाँ पे 13/3 डिवाइडेड के साथ यहाँ पे देखो 7 में 9 3 27 7 दूना यहाँ पे 14। क्वेश्चन सही है, 1 मिनट। अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ शुरू में 2 लिखे थे तो 2 के हिसाब से ये हम लोग बनाए थे। यहाँ पे एक्चुअली 3 है तो 3 3 और 1 यहाँ 10 होगा, 10 बटा में 3, ठीक है। तो 10 दूना यहाँ 20 बटा में 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 27 में 20 गया तो 7 बटा में 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 बटा में 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 बटा में 3 माइनस यहाँ 7 बटा में 6 1 बटा में 3, तो 7 बटा में 18 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 18 18 कर दिए तो 6 8 48 माइनस 7 41, तो 13 बटा में 3 डिवाइडेड बाय 41 बटा में 18। चूँकि यहाँ डिवीज़न है, यहाँ पे डिवीज़न है तो इसको हम लोग उलट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बटा में 3 इंटू 18 बटा में 41, 3 से काट देंगे 6 बार में, तो ये हो जाएगा 13 6 3 18 के 8 और फिर 6 कम 6 और 1 यहाँ पे 3 से 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 6 3 18 का 8 6 कम 6 और 1 7 78 बटा में 41, तो ये हो जाएगा 137/41 आंसर। इसका भी ऑप्शन सी होने वाला है, सी आंसर है। तो ये समझ में आया, ये एक्चुअली इतना लेंदी नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन करना है एक एक स्टेप, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। कैमरा तो नहीं हिल गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। देखो Nitesh scores 188 marks in an exam but he fails by 22 marks. To pass an exam, Nilesh has to score at least 35% marks. Find the maximum marks of the exam. तो कहने का मतलब है कि नीलेश 188 मार्क्स स्कोर करता है और 22 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है। तो नीलेश जो है, नीलेश को इतने परसेंट मार्क्स मिले, इतना, एंड फेल्ड बाय 22% मार्क्स, है ना, फेल्ड बाय 20 मार्क्स,
20 मार्क्स से फेल हो गया। कहने का मतलब है कि 188 स्कोर किया वो और 22 से फेल हो गया। तो अगर 188 में 22 और होता तो वो पास हो जाता ना। और पास होने के लिए मिनिमम 35% मार्क्स है। इसका मतलब है कि 128 प्लस 22 जो है ना, ये 35% के बराबर है। मेरा परसेंटेज वाला एक वीडियो डाला हुआ है मेरे इस चैनल पे, तो जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग परसेंटेज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 221 जो है ये 35% के बराबर है। अब किसी एग्जाम्स का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है ना, वो हम लोग 100% लेते हैं। तो 100% कितना मार्क्स के बराबर होगा, तो मान लेते हैं ये x होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, x इंटू 35 है ना, x इंटू 35 इज इक्वल टू 201 इंटू 210 इंटू 100। तो यहाँ पे 35 उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 210 बाई 35 इंटू 100। और क्या करेंगे, 7 से काट देंगे 5 बार में, और यहाँ पे 7 से काट देंगे 3 बार में, और यहाँ 6 बार में, तो आ जाएगा 600 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स जो एग्ज़ाम में है वो 600 है। 600 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आसानी क्वेश्चन है, और MTS का क्वेश्चन जनरली आसान ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही था। क्वेश्चन नंबर 4, 23 पीपल could do a piece of work in 18 days. After 6 days, 8 of the workers left. How many days then will it take to complete the work? कोई काम है जिसमें 23 लोग मिल करके 18 दिन लेते हैं, है ना। तो और 23 लोग जो है वो 18 दिन में काम को करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में ना काम को यूनिट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। मेन डे प्रॉब्लम बोलते हैं, मेन और डे। तो मान लेते हैं 23 इंटू 18 मेन डे वर्क है। इतना वर्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 6 दिन के बाद 8 लोग काम छोड़ देते हैं। तो शुरू में 23 लोग काम कर रहा है, 6 दिन काम करता है। तो अगर 23 लोग काम करेगा 6 दिन तक, तो कितना, देखो 23 लोग 18 दिन तक काम किया तो 23 गुने 18 यूनिट काम था ना। अगर 23 लोग 6 दिन काम करेगा तो 23 गुने 6 मेन डे काम होगा ना। उसके बाद 8 लोग काम छोड़ दिया तो 23 में 8 चला गया तो कितना बचेगा, 15। 15 लोग कितने दिन काम करेगा कि काम कंप्लीट हो जाए, तो x दिन तक काम करेगा। और काम कितना था, 23 इंटू 18 मेन डे, है ना। तो मेन डे ये x डे, यहाँ 15 मेन इंटू डे, मेन इंटू डे, मेन इंटू डे, मेन डे कट ही जाएगा। तो आपको सिंपली x सॉल्व करना है। फिर से सुनो, 23 लोग 6 दिन काम किया तो 23 इंटू 6 यूनिट काम हुआ। उसके बाद 8 लोग काम छोड़ दिया तो 15 लोग बचा, 15 इंटू x यूनिट काम होगा। और टोटल काम जो होगा वो 23 इंटू 18 यूनिट होगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 23 इंटू 18 माइनस 23 इंटू 6, यहाँ पे 23 माइनस कर लेंगे तो 23 अगर कॉमन ले लेंगे तो 18 माइनस 6 बच जाएगा। 18 माइनस 6 जो कि 23 इंटू 12 हो जाएगा। 12 इधर ले आएंगे तो हम लोग को आ जाएगा कितना दिन काम लगेगा, 23 इंटू 12 बाई 15। 3 से काट देंगे 5 बार में, 3 से 4 बार में, 23 चौके 92 बटा में 5, 92 बटा में 5, और 18 पचे 90, मतलब 18.4 डेज। इतना डेज लगने वाला है। ठीक है, 23 लोग 18 दिन में काम करते हैं। हुआ क्या कि 6 दिन काम किया और 6 दिन के बाद 8 लोग काम छोड़ दिया, तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो भाई टोटल काम इतना दिन में, है ना, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब छोड़ने के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन वो सही होने वाला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 5 में क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ए एंड बी इज 5:8। इफ 5 इज एडेड, तो 2 नंबर है ए और बी, और ए और बी का जो रेशियो है ना, ए और बी का रेशियो तो ऐसे ही लिखेंगे, ये 5 और 8 है। तो देखो रेशियो जब रहेगा ना, तो रेशियो अगर 5:8 हो ना, तो हम लोग ए को मान लेंगे, ए बराबर मान लेंगे 5x और बी बराबर मान लेंगे 8x, क्योंकि x और x कट जाएगा और अभी भी a/b 5/8 ही आने वाला है। अब क्या होता है कि दोनों में 5 ऐड कर दिया जाता है, तो जो रेशियो है ना ये 2/3 रिड्यूस होके हो जाता है। ठीक है, 2/3। तो सवाल ये है कि a और b का डिफरेंस कितना होगा, तो a और b का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 पचे 15x प्लस 3 पचे 15 इक्वल टू 2 8 16x प्लस 2 पचे 10। अब क्या करेंगे कि 15x को उधर ले आएंगे और 10 को इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 16x माइनस 15x।
और 16x में 15x माइनस करेंगे तो सिंगल x बचेगा, है ना। 15x माइनस 16x माइनस 15x करेंगे तो x बचेगा, यहाँ 15 माइनस 10 ये 5 बचेगा। तो x का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे 5 था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, तो ये 25 था और यहाँ पे 40 था। तो शुरू में a जो था ना 25 था और b जो है ना वो 40 था, दोनों का रेशियो 5:8 था। सवाल ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 40 और 15 के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखो इसके बीच का अंतर 15 है ना, तो लिखेंगे 40 माइनस 25 और ये जो है 15 है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। 6 में क्या है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देख लो और एमटीएस में क्या उम्मीद करें, एमटीएस में तो इजी क्वेश्चन ही देगा, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल होता है सीजीएल में। तो रोहन स्टार्ट्स अ टेक्सटाइल बिजनेस विथ 75,000। आफ्टर 1 मंथ सूरज ज्वाइंस हिम विथ 60,000। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि जनरली हम लोगों से यही पूछा जाता है कि प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, आसान क्वेश्चन है। या फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एक साल में इतना प्रॉफिट हुआ तो इंडिविजुअल्स का कितना कितना बनता है शेयर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि दो दोस्त हैं, रोहन और सूरज। रोहन 75,000 लगाया और सूरज 60,000 लगाया, है ना। यहाँ रोहन और यहाँ पे सूरज। रोहन 75,000 रुपये लगाता है और सूरज 60,000 रुपये लगाता है। अगर दोनों 12 महीने के लिए लगाता ना तो दोनों का शेयर भी इसी रेशियो में होता, लेकिन ये 12 महीने 1 साल के लिए लगाया, चूँकि इसके लगाने के 4 महीने बाद और 1 साल के बाद दोनों का पूछे तो 4 महीने बाद यानी कि 8 महीने के लिए लगाया होगा और जो टोटल 12 महीने के लिए लगाया होगा, दोनों का प्रॉफिट का जो शेयर होगा ना वो इसी रेशियो में होगा। तो प्रॉफिट का शेयर हम लोग कैसे करते हैं, अमाउंट इनटू टाइम, है ना। ये अमाउंट है ना, अमाउंट कितना पैसा लगाए इनटू टाइम, और ये भी है ना, अमाउंट इनटू टाइम, कितना अमाउंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटा, ठीक है। 4 से 3 बार में काटेंगे, इसको 4 से 2 बार में काटेंगे, 15 से 4 बार में काटेंगे, 15 से 5 बार में काटेंगे, 5 तिया 15 और 4 दूना 8। तो इस रेशियो में दोनों का प्रॉफिट बटेगा। कहने का मतलब अगर 1 साल में 23 रुपये कमाया होगा ना दोनों मिल करके, तो 15 रुपये रोहन को मिलेगा और 8 रुपये सूरज को मिल जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ए होगा। अगर ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट लो और बनाओ और एग्जाम देने जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। हालांकि इसमें तो पास होना है, इंग्लिश और जीके जीएस मेन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 600 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 16 2/3 द शॉपकीपर स्टिल मैनेज टू अर्न। तो किसी आर्टिकल्स का कोई वस्तु है जिसका मार्क्ड प्राइस है, मतलब अंकित राशि जो है वो 600 है। तो अंकित राशि को हम लोग m से निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो ये 600 है ना। इसमें क्या हुआ कि इसमें डिस्काउंट दिया 16 2/3%। इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये हो जाता है 1/6। देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको तोड़ के लिखने जानते हैं ना, तो 16 × 48 + 2 50/3। और जो किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, 50 से काट देंगे तो 2 बार में 1/6 हो जाएगा, है ना। तो यही हम लोग कर रहे हैं। तो 1/6 है। तो इसका मतलब समझिए, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो 1 है ना वो 6 का 16:2/3% है। तो 6 रुपये में 1 रुपये डिस्काउंट दे देंगे तो कितना बचेगा, 5 रुपये। तो क्या करेंगे, ये अंकित प्राइस है, ये विक्रय मूल्य है जो कि सेलिंग प्राइस होता है, और ये क्रय मूल्य जो कि कॉस्ट प्राइस होता है। तो 6 रुपये दाम था, 5 रुपये में बेच दिया और बोल रहा है कि ये 25% का प्रॉफिट हो रहा। तो 25% को भी हम लोग जानते हैं, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। तो कहने का मतलब है 1/4। अगर दाम, प्रॉफिट का मतलब जाने आप कि कॉस्ट प्राइस में, मतलब क्रय मूल्य में हम लोग, है ना, लाभ निकालते हैं। तो अगर किसी का दाम 4 रुपया है और हम बोल रहे हैं कि हमको 25% का, तो 4 का 25% 1 होता है ना। तो 4 रुपये दाम था और 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेचेंगे तो 5 रुपये में बेचे होंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका दाम 4 रुपया था और इसको बेचे 5 रुपये में। तो ये 5 था, ये 5 ही होगा, तो ये 6 होगा, ये 4 होगा। तो कहने का मतलब है कि उसका अंकित मूल्य 6 रुपये था, है ना, और जो उसका क्रय मूल्य है ना जिसमें वो खरीदा होगा 4 रुपया है। तो ये जो 6 रुपये है ना वो 600 के इक्वल है। तो 4 कितना बराबर होगा, 400 के बराबर होगा, चूँकि है ना, इसको 6 यूनिट बराबर 600, 4 यूनिट बराबर 400 होगा। तो सवाल यही है
कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 400, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग जानते हैं, चलते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, किसी न किसी एमटीएस के एग्जाम से पूछा गया हुआ क्वेश्चन ये सब। देखो क्या है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल का यानी कि आयत है ना, ये आयत है, और आयत का जो एरिया होता है ना, इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा कोई हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है जिसमें दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा तीसरे वेरिएबल के इक्वल होगा, जैसे कि एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो इसका प्रोडक्ट है, तो कहने का मतलब एक चेंज होगा, इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा तो क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा ना। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इफेक्टिव परसेंटेज चेंज एक का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, सिंपली डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज ये करते हैं कि अगर एक x% से इंक्रीज कर रहा है, a% से इंक्रीज कर रहा है, अब चेंज कर रहा है और b% से चेंज कर रहा है, तो परसेंटेज इफेक्टिव चेंज होगा a प्लस p प्लस a इंटू बी बाय 100। याद रहे, अगर ये बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो जो साइन लेंगे वो प्लस में लेंगे, और अगर डिक्रीज करेगा ना तो साइन जो लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इसका जो लेंथ है ना L इंक्रीज किया है, तो कहने का मतलब है L जो था ना वो पहले 100 था, 20% बढ़ गया, तो अब जो होगा ना वो 120 हो गया होगा। ब्रेथ जो है पहले अगर 100 रहा होगा ना, तो अब क्या हुआ कि 20% डिक्रीज किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्रीज किया था तो ये 80 हो गया होगा, और ये अगर 100 था ब्रेथ तो 120 हो गया होगा। सवाल ये कि कितना चेंज होगा, तो 100 गुने 100 10,000 हो जाएगा। बाद में देखो 12 8 96 हो गया, तो 10,000 से ये 10,000 से 96 हो गया, तो 400 का वो है ना क्या कहते हैं कि चेंज है। तो आप परसेंटेज चेंज निकालोगे ना, तो आप परसेंटेज चेंज निकालोगे तो डायरेक्ट निकालोगे 400 बटा में 10,000 और ये इंटू 100। ठीक है, तो ये जीरो तो बचेगा 4%, और ये नेगेटिव में 400 घटा है ना, तो 400% डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग इस फॉर्मूला से बनाएंगे ना तुरंत बनेगा। तो एक बार क्या हुआ है कि लेंथ डिक्रीज किया है तो लिखेंगे -20, ब्रेथ इंक्रीज किया है लिखेंगे +20, और प्लस -20 इंटू +20 बटा में 100। ये -20 +20 खत्म हो जाएगा, -20 +20 तो यहाँ 0 0 2 0 कट जाएगा, -2 इंटू 2 -4। माइनस का मतलब है डिक्रीज कर रहा, तो उसका जो एरिया होगा ना ओवरऑल 4% से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इफेक्टिव परसेंटेज चेंज याद रहे। अगर मान लो यहाँ शंकु दिया रहता है कि शंकु है ये, ठीक है, इसका वॉल्यूम पूछ दिया होता। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h है ना, यहाँ रेडियस है और यहाँ हाइट है ना दोनों। तो यहाँ पे अगर ये पूछा होता ना कि रेडियस इतना % से इंक्रीज कर रहा, हाइट इतना % से डिक्रीज कर रहा, ओवरऑल क्या होगा सेम लगा देते है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो r 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार लगाना होता। लेकिन अगर मान लो पाई r l होता है ना, इसका एरिया बात करते हैं, पाई r l। अब यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, r और l है, तो l और r के बेसिस पे लगाते तो एक बार में वो फार्मूला लगाते और आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये इफेक्टिव चेंज का फार्मूला जो है काफ़ी इफेक्टिव है। क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो ऑप्शन था वो बी है, करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 33 सेंटीमीटर। एक वायर है जो कि स्क्वायर के शेप का है, यानी कि वर्ग के आकार का है ना। ये वायर वाला पोर्शन है, इसको खोल करके हम लोग क्या किए, इसे एक वृत्त बना दिए। सवाल ये है कि वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, ये त्रिज्या है ना। तो भैया इसका जो लेंथ होगा उसी खोल करके ना हम लोग ये बना दिए, तो इसका भी तो लेंथ सेम होगा, तो इसका जो पेरीमीटर होगा इसका सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप।
परिधि, एक्चुअली वृत्त का केस में परिधि लिखते हैं क्योंकि ये गोल होता है ना। परिमाप भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, इन सबको ऐड कर देंगे और एक साइड का 33 सेंटीमीटर है ना, 33 सेंटीमीटर ही, तो 4 गुने 33 हो जाएगा। और वृत्त का परिमाप परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है ना। तो 2 गुने 22/7 गुने आर हम लोग को नहीं पता, और यहाँ पे 4 गुने 33 होता है ना। अच्छा 11 से काटेंगे इसको 2 बार में, 11 से कट जाएगा ये 3 बार में, ये 4 और 2 और 2 4, ये कट जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। 3 = r/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुने 3 r × 1, तो r बराबर 7 या 21 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन होता है तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, अगर यहाँ पे वर्ग ना होकर के रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल का क्या होता है परिमाप, 2 टाइम्स l+b ब्रैकेट में, तो उसको इक्वेट करते हैं हम लोग परिधि से। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, है ना। तो ये ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। अ बोट ट्रेवल्स 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 3 आर एंड 6 आर इन द अपस्ट्रीम। तो देखो क्या है, ये बोट नाव का प्रॉब्लम है, नाव और धारा का प्रॉब्लम है। तो ये पानी अगर है ना, और यहाँ पे एक बोट रख दिए हैं और बोट को जाना है, ठीक है। तो सवाल ये है, इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो है ये है कि 240 किलोमीटर चलने में अब ये पानी इधर जा रहा है और बोट भी इधर ही जा रहा है। तो चूँकि बोट कुछ दूरी जाएगा, पानी भी धकेल के कुछ, अगर बोट नहीं चलेगा ना तब भी बोट बह के कुछ दूरी चला जाएगा ना, पानी की वजह से, पानी का जो विस्कस फोर्स उस पर लगेगा। तो कहने का मतलब है जब सेम दिशा में चलता है ना तो स्पीड बढ़ जाता है ना। तो लिखेंगे u+v। तो u जो है वो नाव का चाल है, और जो v है वो धारा का चाल है पानी का। तो u+v कितना, 3 घंटा लगता है। तो काट देंगे तो 3 × 48 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जब धारा की दिशा में चलेगा ना तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। और जब ऑपोजिट दिशा में चलेगा ना तो चूँकि धारा का स्पीड कम होगा बोट से, तभी तो अपोजिट दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा में चलेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो ये 6 घंटा लगता है दो सेम डिस्टेंस चलने में। मतलब जाने में, एक छोर से दूसरा पॉइंट जाने में 3 घंटा लगता है और वापस आने में 6 घंटा लग जाता है। तो 6 × 4 = 24। तो ये हम लोग को धारा का चाल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, u यहाँ करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 80 - 40। तो लिखेंगे 2v = 40, तो v बराबर 40/2 और कटेगा तो ये बन जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा का चाल होगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम लोग को नाव का चाल पूछा होता ना तो सिंपली जोड़ देते, प्लस भी माइनस भी खत्म हो जाता। 2u बराबर 80 + 40 120 आता। 2u बराबर 120 यानी कि u बराबर 120/2 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का चाल 20 आ जाएगा और नाव का चाल 60 आ जाएगा। चूँकि हम लोग को सिर्फ धारा पूछा है तो धारा का निकालो और आगे बढ़ो। ऑप्शन सी इसका सही होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, इस प्रकार से है। यहाँ पे ये 70 डिग्री है, ए बी ए सी डी, ये सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई बी सी, ये 140 है। देखो ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 140 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग को पता है किसी भी लाइन का जो एंगल होता है ना वो 180 डिग्री का होता है ना। और ये हम लोग से पूछा है, तो ये 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल तो 180 होता है, 140 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अच्छा ये 40 है, ये 70 है, तो 40 और 70 मिलकर 110 हो जाएगा। तो ये जो एंगल होता है ना ये इसके सम के बराबर होता है। ऐसे भी देखो ये 40 है, ये 40 है, ये 70, 110 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तभी तो मिलकर के 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 110 + 70 180, तो ये 70 है तो इसको 110 होना पड़ेगा, तो ये 110 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 80 सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग 12 देख लेते हैं, डिवाइडिंग का नंबर। अच्छा अब देखो 2 2 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। 6 और 2 5 2 9, ये क्वेश्चन थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट है बाकी के कंपेयर में। दो नंबर दिया हुआ है 2226 एंड 2529 है ना, इन दोनों नंबर को डिवाइड किए एक नंबर से, है ना, डिवाइडिंग इतना एंड इतना बाय सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स लीव द सेम रिमाइंडर आर। तो एक 3 डिजिट नंबर से दोनों को डिवाइड किए हैं तो एक रिमाइंडर दोनों केस में बराबर आया है, सेम रिमाइंडर बचेगा जो है ना। तो सवाल यह है कि रिमाइंडर जो है ना वो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो जो नंबर जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना वो इन दोनों के डिफरेंस का जो, अगर मान लो 3 नंबर होता तो अलग अलग नंबर का पेयर बना के डिफरेंस लेते हैं, उसका जो HCF होता है ना वही होता है। तो उसके डिफरेंस का HCF डिफरेंस से तो कम ही होगा जो कि HCF होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 2 5 2 9 2 2 2 6 और इसको डिवाइड करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 यहाँ पे 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे 0 303 है ना। तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 303 को लिख सकते हैं हम लोग 101 गुने 3। तो ये जो 101 जो नंबर है ना ये और ये 101 से डिवाइड होगा, मैक्सिमम यही नंबर है, इसे 101 से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर देगा। क्या रिमाइंडर देगा देख लेंगे, क्योंकि हम लोग को रिमाइंडर पूछा है। तो 2 2 2 6 और यहाँ पे 101 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 202, अब 222 से तो यहाँ पे 20 बचेगा और यहाँ पे 6, फिर 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 202 और ये 4 बच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2 2 2 6 को लिखेंगे 101 गुने 22 प्लस 4। उसी तरह से 2529 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2529 और यहाँ पे 101 से डिवाइड करेंगे तो 101 से 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 202 आएगा, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 50 बचेगा। 9 को कॉपी करेंगे नीचे उतारेंगे, फिर 101 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 505 आ जाएगा और फिर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 101 गुने 25 प्लस 4। देखो यहाँ भी 4 बचा यहाँ भी 4 बचा है ना। तो अगर पूछा जाता ना कि वो सबसे बड़ा नंबर क्या है तो 101 होता, लेकिन यहाँ पे इसका पूछ दिया है रिमाइंडर क्या होगा, है ना, जो शेष बचता है। तो शेष दोनों केस में 4 होगा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, if a man walks at 7/8 of the usual speed, he reaches his office 20 minutes late than the usual time. Find the usual time he takes in minutes. सवाल ये है कि कोई व्यक्ति है वो 7/8 का यूजुअल स्पीड से चलता है ना, मतलब जनरली उसका स्पीड 8 यूनिट से वो चल रहा था उसको, लेकिन वो 7 का यूनिट से चलता है। अपना स्पीड 1 यूनिट घटा देता है तो टाइम जो है वो 20 मिनट ज़्यादा लग जाता है। देखो क्या है ना कि जो स्पीड होता है ना, स्पीड वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। स्पीड जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड है उतना कम टाइम लगेगा आपको पहुंचने में कहीं, या आपका जितना ज़्यादा टाइम लोगे है ना और उतना कम स्पीड से आप चलोगे तो पहुंचोगे। तो कहने का मतलब है स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा और स्पीड ज़्यादा है तो टाइम, आपको कोई कांस्टेंट डिस्टेंस, तो यहाँ से रांची जाना है आपको, तो जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना कम समय में पहुँचोगे, या जितना कम स्पीड होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे है कि स्पीड जब 8 था, है ना,